नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने चौहान राजवंश की जो अजमेर शाखा है उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि अजयराज ने 12वीं शताब्दी में यानी 1113 ईस्वी में अजमेर में चौहान वंश की नींव रखी। इनका शासनकाल अजमेर में 1113 से 1133 ईस्वी तक का है। इनके बाद इनके पुत्र शासक बनते हैं आना जी। आना जी का शासनकाल रहता है 1133 से 1155 और आना जी की हत्या कर देते हैं इनके पुत्र जगदेव, और जगदेव हत्या कर कर खुद शासक बन जाते हैं। इसी कारण जगदेव को चौहानों का प्रथम पितृहंता भी कहा जाता है। जगदेव का शासनकाल है 1155 से 1158 और जगदेव की मृत्यु के बाद अगले शासक बनते हैं उनके भाई बिसल देव। तो अजमेर शाखा में ही चौथे शासक कौन हो गए? बिसल देव। तो यहीं से पढ़ना है हमको। तो अगले शासक कौन हो गए? बिसल देव, या बिसल देव को ही हम क्या कह देते हैं? विग्रह राज चतुर्थ। इनका शासनकाल है 1158 से 1163 ईस्वी। केवल 3 साल का शासनकाल है। बात करें इनके पिता की, तो इनके पिता कौन है? तो पिता तो आप जानते ही हैं कौन है? आना जी। कौन है? आना जी। इन्हें हम अर्णोराज भी कहते हैं। और माता कौन है? तो माता कांचन देवी, ये याद रखेंगे आप। पिता आना जी और बिसल देव खुद विद्वान है किसके? तो ये विद्वान और कवि है किसके? तो संस्कृत के। ये संस्कृत के प्रखंड विद्वान है और संस्कृत में इन्होंने एक नाटक भी लिखा है। नाटक लिखा है कौन सा? तो हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक। तो हरिकेली नाटक लिखा है किसने? बिसल देव ने। यह संस्कृत के कवि है। इसी कारण किलहोर्न नामक एक विद्वान है। इस किलहोर्न विद्वान ने इनकी तुलना की है किससे? तो इसकी तुलना की है संस्कृत के कवि कालिदास व भवभूति से, यानी कालिदास और भवभूति संस्कृत के प्रखंड विद्वान है। इनकी तुलना की है किससे? बिसल देव की। ठीक है, किसने की है? किलहोर्न ने की है। बात करें, ये संस्कृत के विद्वान है और कवियों के आश्रयदाता राजा है, विद्वानों के आश्रयदाता है, विद्वानों के बंधु है, मित्र है, सखा है। इसी कारण इनको जयानक भट्ट ने एक उपाधि दी है कवि बांधव। तो कवि बांधव उपाधि दी है किसने? जयानक भट्ट ने। तो जयानक भट्ट ने इनको उपाधि दे दी है किसकी? कवि बांधव की। तो बिसल देव की उपाधि कौन सी है? कवि बांधव। कवि बांधव का अर्थ होता है कवियों का मित्र, बंधु, सखा। जो कवियों का संरक्षक करता है उसे क्या कहते हैं? कवि बांधव। यहाँ तक समझ में आया? एक बार वापस देखेंगे। बिसल देव का काल 1158 से 1163 ईस्वी का केवल 5 साल का है, लेकिन इनका शासनकाल बहुत ज़बरदस्त रहा है चौहान शासकों में। इसी कारण बिसल देव का काल स्वर्णकाल, चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। याद रखेंगे। इनके पिता आना जी, ये खुद विद्वान है संस्कृत के और नाटक लिखा है हरिकेली नाटक। इसी कारण किलहोर्न ने इनकी तुलना संस्कृत के कवि कालिदास और भवभूति से की है और इनकी उपाधि कवि बांधव और किसने दी है? जयानक भट्ट ने दी है। ये जयानक भट्ट किसके दरबारी कवि है? तो ये दरबारी है किसके? तो दरबारी है ये किसके? पृथ्वीराज तृतीय के। तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि है कौन? जयानक
भट्ट, ये याद रखेंगे। तो इनके दरबारी कवि कौन है? तो इनके भी दरबारी कवि है। बात करें इनके दरबारी की, दरबारी कवि, तो दरबारी कवि कौन है? तो दो दरबारी कवि है इनके, एक तो ये और एक ये। पहले दरबारी कवि हैं नरपति, नरपति नालह, नहाने का शौकीन होगा, इसी का नरपति नालह। और दूसरा है सोमदेव, सोमदेव। नरपति नालह की रचना है बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो। और सोमदेव की रचना है ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज, विग्रहराज। तो दो उपाधियाँ, दो दरबारी कवि हैं इनके। पहले दरबारी कवि हैं नरपति नालह जिसने बिसलदेव रासो लिखा है, और दूसरे दरबारी कवि है सोमदेव जिसने ललित विग्रहराज लिखा है। ठीक है, इस बिसलदेव रासो के अंदर वर्णन किसका है? तो वर्णन है बिसलदेव और राजमती की प्रेम कथा का। तो इसमें वर्णन किसका है? तो बिसलदेव, बिसलदेव और राजमती, राजमती की प्रेम कथा का, प्रेम कथा का वर्णन है किसके अंदर? बिसलदेव रासो के अंदर। और ये बिसलदेव रासो, रासो साहित्य का पहला ग्रंथ भी माना जाता है। तो रासो साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? बिसलदेव रासो। रासो साहित्य का अर्थ है मतलब जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, ये जो ग्रंथ है रासो रासो, ये रासो ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है? बिसलदेव रासो। और इसमें वर्णन किसका है? बिसलदेव व राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। ये जो हरिकेली नाटक है इसमें भी वर्णन है किसका? इसमें भी वर्णन है शिव अर्जुन युद्ध का। किसका? शिव अर्जुन, अर्जुन युद्ध का वर्णन है किसके अंदर? हरिकेली नाटक के अंदर। तो एक बार वापस देखेंगे, बिसलदेव, बिसलदेव का शासनकाल 1158 से 1163 ईस्वी। इनके पिता है आनाजी, ये खुद विद्वान है संस्कृत के, और नाटक लिखा हरिकेली नाटक जिसमें वर्णन है शिव अर्जुन युद्ध का। किलहोर नामक विद्वान ने संस्कृत के कवि कालिदास और भवभूति से इनकी तुलना की है। और कवि बांधव कहा है किसने? जयानक भट्ट ने। ये जयानक भट्ट दरबारी कवि है किसका? पृथ्वीराज तृतीय का। ये जयानक भट्ट किसका दरबारी कवि? पृथ्वीराज तृतीय का। कंफ्यूजन नहीं होना है, ये बिसलदेव के दरबारी कवि नहीं है। किसके दरबारी कवि है? पृथ्वीराज तृतीय के। और बिसलदेव के दो दरबारी कवि हैं नरपति नालह जिसने बिसलदेव रासो लिखा है जिसमें वर्णन है बिसलदेव और राजमती की प्रेम कथा का। और बिसलदेव रासो, रासो साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगले दरबारी है सोमदेव, सोमदेव ने, सोमदेव की रचना है ललित विग्रहराज। यहाँ तक समझ में आया आपको? मिटा दे, ओके। इनकी रचना कौन सी है? हरिकेली नाटक। अब देखिएगा, बिसलदेव ने अजमेर में निर्माण कार्य करवाए कुछ, और निर्माण कार्य करवाए, और निर्माण में इन्होंने क्या करवाया? तो निर्माण में इन्होंने एक पाठशाला का निर्माण करवाया। कौन सी पाठशाला? तो संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला। तो ये खुद विद्वान है संस्कृत के, और किसका निर्माण करवा दिया? संस्कृत पाठशाला का। एक दिन ये सोच रहे थे यार मैं संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान हूँ और लोगों को भी संस्कृत आनी चाहिए, हमारी प्राचीन भाषा है, इसी कारण मैं क्या करता हूँ कि संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवा देता हूँ, और यहीं पे लोग पढ़ेंगे, संस्कृत सीखेंगे और हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। तो इन्होंने अजमेर में शासन है इनका, तो अजमेर में किसका निर्माण करवा दिया? संस्कृत पाठशाला का। और ये संस्कृत पाठशाला पर अंकित करवा दी कुछ हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ। तो संस्कृत पाठशाला पर अंकित है, अंकित क्या है? तो अंकित है हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ। तो हरिकेली
नाटक। तो हरिकेली नाटक की पंक्तियां अंकित है किस पर? संस्कृत पाठशाला पर। ये जो संस्कृत पाठशाला है, इस संस्कृत पाठशाला को किसके स्थान पर बनवाया गया? तो संस्कृत पाठशाला से पहले ये कौन सा स्थान था? तो ये स्थान सरस्वती मंदिर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? सरस्वती मंदिर। तो सरस्वती मंदिर के स्थान पर किसका निर्माण करवा दिया? संस्कृत पाठशाला का। और बात करें, जब पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी से हार जाते हैं और गोरी का अधिकार हो जाता है किस पर? अजमेर पर, तब उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? 1199 ईस्वी में 1199 ईस्वी में क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक? 99 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक इसे तोड़वा देता है। किसको? संस्कृत पाठशाला को। तो 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर देता है? इसे तोड़वा देता है और तोड़वा कर इसके स्थान पर निर्माण करवा देता है। किसका? तो निर्माण करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका? 16 खंभों की मस्जिद का। तो निर्माण करवा देता है किसका? 16 खंभों की मस्जिद। तो 16 खंभों की मस्जिद का निर्माण करवा दिया है किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आज से पहले राजस्थान में, यानी कि 1999 से पहले राजस्थान में कहीं पर भी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ। सर्वप्रथम राजस्थान में मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब करवाया? 1199 ईस्वी में। ये 16 खंभों की मस्जिद राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी है? 16 खंभों की मस्जिद। एक बार वो पुनः देखेंगे इसको। बिसल देव ने निर्माण कार्य करवाया अजमेर में और सरस्वती मंदिर के स्थान पर किसका निर्माण करवा दिया? संस्कृत पाठशाला का। इस संस्कृत पाठशाला पर अंकित करवा दी हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ। फिर 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक इसे तोड़वा कर निर्माण करवा देता है किसका? 16 खंभों की मस्जिद का। यहाँ तक समझ में आया? मिटा दे। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आए दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों कि जो 16 खंभों की मस्जिद है, 16 खंभों की मस्जिद, इस 16 खंभों की मस्जिद का निर्माण कब हुआ? तो 1199 ईस्वी में। और किसने करवाया? तो निर्माण करवाया है किसने? तो निर्माण करवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया किसका? 16 खंभों की मस्जिद का। बाद में ये जो 16 खंभों की मस्जिद है, इस मस्जिद में संत पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स बढ़ने लगा। इसी कारण इसे परसी ब्राह्मण ने 2.5 दिन का झोपड़ा कहा है। तो इस मंदिर में बाद में उर्स बढ़ता है। क्या बढ़ता है? उर्स या मेला। तो मेला बढ़ता है किसका? तो संत पीर पंजाब शाह। तो संत पीर पंजाब शाह का उर्स बढ़ता है और कितने दिन का बढ़ता है? तो 2.5 दिन का बढ़ता है। इसी कारण परसी ब्राउन ने इसे क्या कहा है? तो इसे कहा है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहा है किसने? परसी ब्राउन ने। एक बार वापस देखेंगे, 16 खंभों की मस्जिद किसके स्थान पर बनवाई गई? संस्कृत पाठशाला के स्थान पर। ठीक है। कब बनवाई? 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर
बाद में ये 16 खम्भों की मस्जिद में उर्स और मेला बढ़ता है संत पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का। इसी कारण परसी ब्राउन ने इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि हमने पढ़ा कि हरिकेली नाटक की पंक्तियां अंकित थी किस पर? संस्कृत पाठशाला पर। संस्कृत पाठशाला पर किसकी पंक्तियां अंकित थी? तो संस्कृत पाठशाला। तो संस्कृत पाठशाला थी इसके स्थान पर। पहले संस्कृत पाठशाला पर किसकी पंक्तियां अंकित थी? हरिकेली नाटक की। तो हरिकेली नाटक की पंक्तियां एक तो संस्कृत पाठशाला पर अंकित है और दूसरी हरिकेली नाटक की पंक्तियां हरिकेली नाटक, इस हरिकेली नाटक की पंक्तियां एक जगह और अंकित है। और कहाँ है? तो राजा राम मोहन राय की कब्र पर। तो राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय की कब्र है कहाँ? ब्रिस्टल ब्रिटेन में। तो इनकी कब्र है ब्रिस्टल ब्रिटेन में। तो ब्रिस्टल ब्रिटेन में इनकी क्या है? कब्र है। और इस कब्र पर भी क्या अंकित है? हरिकेली नाटक की पंक्तियां। तो ये याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि हरिकेली नाटक की पंक्तियां संस्कृत पाठशाला पर अंकित है जो बिसल देव ने करवाई। लेकिन हरिकेली नाटक की पंक्तियां और कहाँ अंकित है? तो उसमें उत्तर था राजा राम मोहन राय की कब्र। लेकिन लोगों को पता नहीं था, इसलिए क्वेश्चन को क्या कर दिया कि गलत करके आ गए। इस कारण आपको ध्यान रखना है कि हरिकेली नाटक की पंक्तियां एक कहाँ स्थित है, कहाँ लिखी हुई है? तो संस्कृत पाठशाला में। और कहाँ अंकित है? तो राजा राम मोहन राय की कब्र पर। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। मिटा दे इसको। ये हरिकेली नाटक का, ये नाटक की जो पंक्तियां अंकित है, इसमें थोड़ा प्रश्न गलत बोल गया मैं। प्रश्न इस तरीके से आया था कि हरिकेली नाटक की पंक्तियां अंकित है, उसमें क्या कि ऑप्शन में संस्कृत पाठशाला नहीं थी, ऑप्शन में क्या था कि राजा राम मोहन राय की कब्र। तो ये यहाँ से कंफ्यूज हो गया था मैं, है ना। तो ये याद रखेंगे आप कि राजा राम मोहन राय की कब्र पर और संस्कृत पाठशाला पर क्या अंकित है? हरिकेली नाटक की पंक्तियां। अब इनके कुछ अभियान की बात करें तो इनके शासनकाल में क्या हुआ कि ये पश्चिमी भारत है, ये क्या है? ये राजस्थान का एरिया आ गया, ठीक है। ये पश्चिमी भारत है। इधर किसका शासन है? तुर्कों का। अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र, अफगानिस्तान पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र क्या है? तुर्कों का। इस पर किसका अधिकार है? तुर्कों का। और तुर्कों का एक नेता है खुसरू शाह। बहुत खुश रहता होगा, इसी कारण इसका नाम क्या है? खुसरू शाह। इस खुसरू शाह ने क्या किया कि आक्रमण किया और पश्चिम भारत में ये जो अब पाकिस्तान का एरिया था, पहले भारत के अंदर ही आता था, ये तो आज़ादी के बाद अलग हुआ है, ठीक है। तो इस एरिया पर जो हिंदू राजा थे, इन हिंदू राजाओं को क्या कर लिया इसने? बंदी बना लिया। क्या कर लिया? तो बंदी बना लिया। इसी कारण बिसल देव ने क्या किया? बिसल देव ने आक्रमण किया किस पर? खुसरू शाह पर। और आक्रमण करके इसको क्या कर दिया? पराजित। तो बिसल देव ने पश्चिमी भारत के राजाओं को मुक्त करवाया है, किससे? खुसरू शाह से, और खुसरू शाह को पराजित किया है। और दूसरी बात करें इनकी समकालीन की, दिल्ली। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में वंश है तोमर वंश, और राजा है यहाँ का अनंगपाल तोमर। तो अनंगपाल
तोमर है, इस अनंगपाल तोमर को भी किसने पराजित किया है? बिसल देव ने। बिसल देव ने आक्रमण किया अनंगपाल तोमर पर और अनंगपाल तोमर को पराजित करके दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार। तो दिल्ली पर अधिकार कर लिया है किसने? बिसल देव ने। और अपने साम्राज्य को दिल्ली तक विस्तारित किया है किसने? बिसल देव ने। इसी कारण बिसल देव का काल चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है, कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एक बार वापस देखेंगे। बिसल देव ने मलिक तुर्की मुस्लिम नेता खुसरू शाह को पराजित किया और पराजित करके पश्चिमी भारत के हिंदू राजाओं को मुक्त करवाया तथा इनके समकालीन दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर थे। इस अनंगपाल तोमर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया है किसने? बिसल देव ने। ठीक है, बाद में दिल्ली से इनका एक अभिलेख मिलता है और अभिलेख मिलता है दिल्ली से इनका दिल्ली शिवालिक लेख। दिल्ली शिवालिक लेख। इस दिल्ली शिवालिक लेख कहाँ से मिलता है? ये दिल्ली से। इस दिल्ली शिवालिक लेख में लिखा हुआ है कि जो बिसल देव है, ये बिसल देव हिमालय से लेकर, उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में विंध्याचल तक, विंध्याचल यानी मध्य भारत विंध्याचल तक कर वसूला करता था। कौन? बिसल देव। तो दिल्ली से क्या मिला है? बिसल देव का दिल्ली शिवालिक लेख मिला है और इसमें लिखा हुआ है कि बिसल देव उत्तर में हिमालय से लेकर और मध्य हिमाचल तक क्या करता था? कर वसूलता था। इससे पता चलता है कि चौहानों का साम्राज्य हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक फैला हुआ था। ठीक है, इसी कारण बिसल देव का काल क्या कहलाता है? तो इनका काल कहलाता है चौहानों का स्वर्ण काल। तो चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है बिसल देव का काल। तो ये याद रखेंगे आप। मिटा दे इसको, एक बार वापस देखिए ना। बिसल देव ने आक्रमण किया है खुसरू शाह पर और इसको पराजित करके भारत के पश्चिमी राजाओं को मुक्त करवाया है तथा समकालीन दिल्ली में तोमर वंश था। यहाँ के शासक अनंगपाल तोमर को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली से इनका एक लेख मिलता है, दिल्ली शिवालिक लेख। इस दिल्ली शिवालिक लेख में अंकित है कि बिसल देव हिमालय से लेकर विंध्याचल तक कर वसूलता था। अतः इससे पता चलता है कि बिसल देव का जो साम्राज्य है वह उत्तर में हिमालय से लेकर मध्य विंध्याचल तक फैला हुआ था। इसी कारण बिसल देव का काल चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया? मिटा दे। देखिए, बिसल देव ने एक निर्माण कार्य भी करवाया है। तो निर्माण कार्य करवाया है किसका? एक बांध बनवाया है और बांध बनवाया है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध। तो बिसलपुर बांध, बिसलपुर कस्बा, बिसलपुर कस्बा या बिसलपुर सागर, कुछ भी नाम आ सकता है। तो इनका निर्माण करवाया है किसने? बिसल देव ने। और बिसल देव ने कहाँ करवाया है इसका निर्माण? तो केकड़ी में करवाया है। कहाँ करवाया है? तो केकड़ी में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। फिर बिसल देव के बाद इनका पुत्र शासक बनता है कौन? पुत्र शासक बनता है अपरांगे। कौन बनता है? अपरांगे। इनका शासनकाल 1163 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और शासक बन जाते हैं कौन? अपरांगे। अपरांगे ये किसके पुत्र हैं? तो पुत्र हैं किसके? बिसल देव के। और अपरांगे शासन करते हैं 1163 से 1164
64 ईस्वी तक। ठीक है, केवल 1 साल का शासनकाल है और इनकी हत्या कर देते हैं कौन? इनके चाचा के पुत्र, कौन? पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज कौन सा है ये? पृथ्वीराज द्वितीय। तो पृथ्वीराज द्वितीय क्या कर देता है? अपरांगे की हत्या कर कर खुद शासक बन जाता है और अगले शासक कौन है? पृथ्वीराज। ठीक है, इनका शासनकाल 1 ही साल रहा है, इसी कारण इनके शासनकाल में कुछ ज़्यादा घटनाएं हुई नहीं है, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, मिटा दे इसको। मैंने जो अजमेर के चौहानों में जो पहला वीडियो डाला है वो उनकी वंशावली से संबंधित है, तो आपको पहला वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि किसके बाद कौन शासक बना है। ठीक है दोस्तों, तो अगले शासक कौन बन गए हमारे? अगले शासक बन गए पृथ्वीराज द्वितीय। कौन बन गए? तो पृथ्वीराज द्वितीय छठे शासक हैं ये अजमेर शाखा में। इनका शासनकाल है 1164 से 1169 ईस्वी। 5 साल का शासनकाल है इनका। ठीक है, और इन्होंने हत्या की थी किसकी? परांगे की, ये याद रखेंगे आप। फिर पृथ्वीराज के पिता, बात करें इनके पापा की, इनके पापा कौन है? तो इनके पापा हैं जगदेव। कौन है? जगदेव। जगदेव ने अपने पिता की हत्या की, चौहानों की प्रथम पितृहंता कहे जाते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज की एक बहन है और एक भाई है। ठीक है, बहन है इनकी पृथ्वी बाई। कुछ ज़्यादा सोचा नहीं इन्होंने सोचा मेरा नाम पृथ्वीराज है तो मेरी बहन का नाम क्या रखूँगा? पृथ्वी बाई। तो इनकी बहन कौन है? पृथ्वी बाई। और इनका भाई है नागार्जुन। नागार्जुन भाई है किसका? पृथ्वीराज द्वितीय का। इनके शासनकाल में ज़्यादा कुछ घटनाएं हुई नहीं है। इन्होंने भी आक्रमण किया किस पर? खुसरो शाह पर। किस पर? खुसरो शाह। ये तुर्की मुस्लिम नेता है और इसको भी पराजित किया है किसने? पृथ्वीराज द्वितीय ने। तो क्या किया है? पराजित है। इनके चाचा ने भी पराजित कर दिया विसल देव ने, और इसने भी क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और कुछ निर्माण कार्य करवाए हैं इसने। तो निर्माण कार्य करवाए हैं कहाँ? तो निर्माण करवाए हैं बिजोलिया में। तो बिजोलिया में निर्माण करवाया है। और बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा बिजोलिया में निर्माण करवाया है। और निर्माण करवाया है किसका? तो 2 निर्माण करवाए मंदिरों के। एक तो पार्वती मंदिर का निर्माण करवाया, और दूसरा है पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया। तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया है किसने? पृथ्वीराज द्वितीय ने। कहाँ करवाया? बिजोलिया में। इन दोनों मंदिरों के खर्चे के लिए, इनका खर्चा वहन करने के लिए, इनको खर्च चलाने के लिए एक गांव दान में दिया है। और दान में दिया है कौन सा गांव? तो मोरजरी गांव। तो मोरजरी गांव दान में दिया है किसके खर्चे के लिए? पार्वती मंदिर के लिए। पार्वती मंदिर और पार्श्वनाथ जैन मंदिर के निर्माण के खर्चे के लिए। ठीक है, एक बार वापस देखेंगे। पृथ्वीराज द्वितीय, इनका शासनकाल है 1164 से 1169 ईस्वी का। इनके पापा है जगदेव और इनकी बहन है पृथ्वीबाई और भाई है नागार्जुन। इन्होंने भी मलिक खुसरो शाह को पराजित किया तथा अजमेर में
अजमेर में इनका शासनकाल है। तो इन्होंने अजमेर में नहीं, बिजोलिया में निर्माण करवाया है किसका? बिजोलिया भीलवाड़ा में पार्वती मंदिर का और पार्श्वनाथ जैन मंदिर का। इनके खर्चे के लिए मोरजरी गांव दान में दिया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पृथ्वीराज द्वितीय ने अजमेर में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? तो पार्वती मंदिर। एक प्रश्न इस तरीके से पूछा था कि पार्वती मंदिर के निर्माण के खर्चे के लिए पृथ्वीराज ने कौन सा गांव दान में दिया? तो कौन सा गांव दिया? मोरजरी गांव। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है, मिटा दें। अब पृथ्वीराज की क्या हो जाती है? निसंतान मृत्यु। क्या हो जाती है? 1169 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और मृत्यु निसंतान हो गई, इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो फिर अगले शासक बनते हैं इनके चाचा सोमेश्वर। कौन बनते हैं? सोमेश्वर।